नमस्कार, मैं रेणु प्रतिपंथ, दूरदर्शन उत्तराखंड समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मिट्टी की खुशबू, हवा का पैगाम है, मेरा भारत ही मेरी पहचान है। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। हम आज़ादी के 79वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे देश में देशभक्ति के रंग हम देख सकते हैं। ऐसे में यदि हम 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2025 के सफ़र को देखते हैं तो हमारे देश भारत ने कई सारी ऊंचाइयों पर अपना हस्ताक्षर कर लिए हैं, कई सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। हमारे देश भारत ने आज चाँद पर कदम रखा है, विज्ञान को करीब से समझा है। डिजिटल युग में भारत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, यानी कि भारत ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अभी भी भारत के पास कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनना है। और आज जब देश के लाल किले से ध्वजारोहण किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और अपने संबोधन में कई सारा संदेश उन्होंने देश को दिया है। इसके साथ ही ऐलान उन्होंने कई सारे किए हैं, जिसमें ये समझा जा सकता है कि हमारा देश आज कितना विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, कितना विकसित होना उसे बाकी है, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो उन्हीं के भाषण की जो बातें हैं, जो संदेश है, जो ऐलान है, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 79वें साल आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले देवेंद्र भसीन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा सफ़र आपने तय किया है। आपने कई सारे क्षेत्रों में जानकारियां हासिल की हैं, क्योंकि शिक्षाविद आप रहे हैं तो कई सारी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको जानकारी। लेकिन इस हम देश की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 1947 से आज 2025 में देश ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की? 1947 से आज तक देश ने जो प्रगति की है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का देश है। इसके अलावा भारत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो एक बड़ी शक्ति के रूप में माना जाता है। एक समय था जब भारत को लेकर के आम धारणाएं की उपेक्षा की रहती थी। आज भारत को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर एक सम्मान है। और केवल कहने की बात नहीं, अगर हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत ने बहुत ऊंचाई हासिल की है। अभी आपने भी जिक्र किया कि हम चांद तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक आयाम है। इसके अलावा हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में हमारी प्रगति बहुत तेज़ी से हो रही है। अगर हम अवस्थापना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें भी भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और साथ ही युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी जो हमारा एक कार्य हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो लाल किले की से अपना संबोधन किया, वो देश को किस तरफ ले जाना है हमको, उसके बारे में पूरा एक खाका उन्होंने देश की जनता के सामने रखा। और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस संकल्प को भी उन्होंने दोबारा से व्यक्त किया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के सारे ऐलानों पर, उनकी कही गई बातों पर हम आएंगे। उससे पहले कुलदीप राणा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नए कीर्तिमानों की बात तो भसीन जी ने करी, आपको क्या लगता है चुनौतियां अभी क्या क्या हैं देश को अन्य देशों की तुलना में वैश्विक तौर पर सशक्त बनने के लिए? देखिए, जब आप विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में आपके समक्ष चुनौतियां आती हैं। लेकिन आज का जो भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब तक उन्होंने 12 बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है, लेकिन आज के भाषण में चुनौतियों से ज़्यादा लक्ष्य की तरफ उन्होंने अपना फोकस रखा हुआ था। और आज का भाषण इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वो देश में इतना आत्मविश्वास जगाने वाला था कि वो देश को बता रहे थे कि अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं और अब हमें कहाँ पहुँचना है। और अब हम इतने सक्षम भी हो चुके हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हम बना सकते हैं। वो देश को बता रहे थे कि अब हम अपनी अर्थव्यवस्था में उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां हम उन चुनौतियों से मुकाबला करके इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपनी जनता को टैक्स में भी राहत दे सकते हैं, जीएसटी में राहत दे सकते हैं।
उनके पास युवाओं को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के एक विजन था जो उन्होंने जनता के साथ साझा किया। उन्होंने कई ऐसे बिंदुओं को लेकर के बात की जिसमें नक्सलवाद भी रहा, जिसमें क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषाएं यहाँ पर है और कई बार भाषाओं को लेकर के हमने देखा कि विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उन्होंने उन तमाम सारी चीज़ों से इतर जा करके एक नए राष्ट्र, नए विकसित राष्ट्र की दिशा में हमें क्या आगे सोचना है, कैसे हमें काम करना है, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो युवाओं को, देशवासियों को एक लक्ष्य दे रहे हैं कि अब इस दिशा में अपना हमें ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हमने महाभारत में सुना है ना कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि उसे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है या क्या दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये आज का जो भाषण था वो उसी प्रकार से था कि वो तमाम देश के अर्जुनों से कह रहे हों कि उठो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। हमारे लक्ष्य क्या हैं? हमारा लक्ष्य विकसित भारत की दिशा में, हमारे पास हमने सैन्य शक्ति के रूप में भारत आज आगे बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहा है, एक बड़ी चुनौती रहा है। देखिए, राजनीतिक रूप से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब आप भारत को देखते हैं तो आपको उन तमाम तथ्यों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिन चीज़ों पर भारत आज आगे बढ़ा है। और वही चीज़ आज प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाई दी। 106 मिनट का भाषण, अभी तक का सबसे लंबा भाषण, ये ऐतिहासिक भाषण हो गया है। लेकिन इस भाषण में जो ऊर्जा उन्होंने युवाओं में भरी है, अपने देशवासियों में भरी है और एक आह्वान जो उन्होंने किया है जी। तो जो 2047 तक की जो विकसित भारत की जो बात कही है, अब हम विकासशील भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं। हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यही एक दुनिया के तमाम देशों के लिए चुनौती भी बन गया है भारत कि अगर इसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी तो ये हमारे लिए एक चुनौती खड़ी करेगा। तो उन तमाम दिशाओं में भारत प्रधानमंत्री ने लोगों को जोड़ा है। जी बिल्कुल, आप अर्थव्यवस्था की यहाँ पे बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के भाषण में एक बड़ा तोहफा देने की बात कही है। हाँ, दिवाली त्यौहार आने वाला है, उन्होंने कहा है कि GST सुधार होगा, क्योंकि देखिए अभी हम देखते हैं कि चारों तरफ एक बातें गूंजती हैं कि GST बहुत हर चीज़ में लग रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। अब वो कह रहे हैं कि GST सुधार होगा, दिवाली में तोहफा मिलेगा। आपको क्या लगता है भसीन जी, जमीनी स्तर पर कितनी तैयारियां हैं इसको लेके? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका ये संबोधन जो है वो केवल देशवासियों के लिए ही नहीं था, बल्कि आज उन्होंने पूरे विश्व समुदाय को भी एक बहुत सीधा और स्पष्ट जो है संदेश भेजा है कि भारत किसी ब्लैकमेल में आने वाला नहीं है और किसी भी स्थिति में झुकने वाला नहीं है। तो ये संदेश जो आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियाँ चल रही हैं और भारत के विकास को देख करके कुछ देश परेशान हैं, उन सब स्थितियों में भारत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको भी उन्होंने अपने संबोधन में अभिव्यक्त किया है जी। अभी जो लक्ष्य की बात की जा रही है, अभी आपने GST की बात की, तो निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। अभी हम जो उनका पहला ही वर्ष था मोदी जी का इस तीसरे कार्यकाल का, हम 5वें स्थान से 4थे स्थान पर आ गए। और जैसा कि मोदी जी का संकल्प है कि इस कार्यकाल के पूरा होने तक वे भारत को जो है तीसरे स्थान तक ले आएंगे, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि हम बहुत बड़ी मजबूत जो है अर्थशक्ति बनने जा रहे हैं। और उसी क्रम में जनता को भी राहत देने की बात उनके द्वारा कही गई है। आज GST को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि दीपावली तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर GST कम की जाएगी, इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने राहत देने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर ये जो जन कल्याण की उनकी एक नीति है उसका भी एक परिदृश्य है और साथ ही जो हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको भी चीज़ अपने आप में दर्शाती है। कुलदीप जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है GST सुधार करने में कितनी पारदर्शिता है मोदी जी की बातों में, क्योंकि वो कह रहे हैं दिवाली में बड़ा तोहफा देंगे। आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर तैयारियां हैं पूरी? देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है तो ऐसा ये संभव नहीं हो सकता है कि बिना तैयारियों के या बिना ग्राउंड रिसर्च के उन्होंने कोई बात की है, क्योंकि वो आज देश को संबोधित कर रहे थे। उनका संदेश देश के साथ साथ दुनिया के लिए भी था। आज का जो संपूर्ण भाषण है, अगर हम उसे गौर से देखें तो वो सिर्फ भारत के वो लोगों के लिए ही नहीं, एक कूटनीतिक संकेत उन विश्व के देशों के लिए भी था। देखिए, आज दुनिया में 5 देश हैं जिनको हम विकसित राष्ट्र के रूप में जानते हैं, लेकिन भारत को विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज भारत विकासशील राष्ट्र होते हुए भी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, यानी कि विकसित राष्ट्रों में को पछाड़ते हुए हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और यही वो चुनौतियां हैं जो विश्व के अन्य देशों से, जो अनेक ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के जो चुनौतियां खड़ी होती रही हैं, और आज अगर वो भारत के नागरिकों के लिए जीएसटी में रियायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसने आम आदमी को बड़ा परेशान किया है और आम आदमी इससे बड़ा जूझता है। वो जितनी मेहनत से कमाई लेकर के आता है उसका एक बड़ा हिस्सा उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता है, ठीक। लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, उन्होंने अपने उसमें कहा है कि हम टैक्स को लेकर के, हम जीएसटी को लेकर के हम सुधार करेंगे, हम तोहफा देंगे, तो इसके कुछ बहुत बड़े संकेत आने वाले समय में हमें देखने को भी मिलेंगे। जो बाजार है हमारा उसमें भी देखने को मिलेगा। और अगर बिना तैयारी ये बात प्रधानमंत्री कभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक के उनके कार्यकाल को अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने जो भी किया है, चाहे जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात हम कहें या अन्य क्षेत्रों में भी जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, वो पूरे धरातल पर पूरे शोध के साथ तब जाकर के वो निर्णायक बिंदु पर पहुंचे हैं। और उन्होंने बहुत सोच समझ करके चीज़ों को, उनकी जो टीम है प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़े। तो अगर ये बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका हमें आने वाले समय में ये परिलक्षित भी होगा। जी बिल्कुल कुलदीप जी, दिवाली का सभी को इंतज़ार है कि जीएसटी कितनी कम होती है हर चीज़ से। भसीन जी, आज मोदी जी ने एक बात बोली कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो ये जो बयान है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पर प्रहार कर रहा है और सिंधु जल संधि पर प्रहार कर रहा है, तो क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है? हालांकि पहले भी ऐसी बातें उठी थी, अभी क्योंकि देखिए 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, और आज के दिन इस तरह का बयान, पाकिस्तान को प्रहार करना, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति और नीति है उसका परिचायक है। इससे पहले पाकिस्तान को लेकर के हम बातें बहुत करते थे, लेकिन एक्शन में हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाया करते थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जब तक पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं आतंकवाद को सपोर्ट करने की, उनको ट्रेनिंग देने की, अपने लॉन्चिंग पैड बनाने की, उससे ठीक नहीं होता, तब तक भारत जो है इस संधि को स्थगित रखेगा और पानी देने का हमको जो है निश्चित तौर पर हम उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे और पाकिस्तान को पानी ना जाए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि वो खून बहाता रहे और भारत उसको पानी देता रहे, तो अब ये स्थिति दोहरी चलने वाली नहीं है। इसी क्रम में एक निर्णय और हुआ है, अगर पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं भारत पर कोई हरकत करते हैं तो अब उसको केवल एक सामान्य आतंकवादी घटना नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको युद्ध माना जाएगा, और तब भारत जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगा। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात और कही है, वो उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र का उन्होंने नाम लेकर के बोला है। सुदर्शन चक्र जो है हमारी एक जो पौराणिक हमारी विरासत है उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। भगवान विष्णु का ये अपने एक अस्त्र है जिसको भगवान कृष्ण ने भी धारण किया, और ये केवल जो है चक्र काटता ही नहीं है, बल्कि सुदर्शन चक्र जो सुरक्षा भी देता है और दुश्मन को काटता भी है। तो ये बात आज उन्होंने कह करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि भारत के अंदर जो हमारा सुरक्षा का सिस्टम है उस सिस्टम को हम पूरे देश के अंदर जो है स्थापित करेंगे। तो आज उन्होंने एक सुरक्षित भारत का भी सीधे शब्दों में संदेश दिया है, और दुश्मनों को भी जो हमारी तरफ नकारात्मक सोच रखते हैं, हमारे बारे में गलत विचार रखते हैं, उनको भी सीधा सीधा एक उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप कोई हरकत करेंगे तो हमारा जो कार्रवाई होने वाली है वो बहुत कड़ी होगी। और उसका प्रमाण जो है अभी हमने हाल ही में 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सामने दुनिया ने देख लिया। इस 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने पे लाया गया, और आगे भी जो है स्थितियाँ हैं कि पाकिस्तान को विवश होकर के झुकना पड़ा और उसके लिए युद्ध विराम के लिए हमको कहना पड़ा। तो ये सब बातें इस प्रकार से हमारे सामने आ रही हैं कि एक तरफ विकास है, एक तरफ विरासत है, एक तरफ देश की सुरक्षा है। ये सब बातें जोड़ करके पूरा पैकेज का जो आज भाषण था, उन्होंने देश को एक नई ऊर्जा आज प्रदान किया प्रधानमंत्री जी ने। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, युवाओं के रोजगार की बात भी कही गई है इसके अंदर। इसी प्रकार से स्पेस की बात अभी चर्चा में आई है। इसी साथ ही एक इनोवेशन की बात की है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने आज कही है, वो है आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि आत्मनिर्भरता किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने से बात नहीं बनने वाली, हमें हर क्षेत्र के अंदर जो है आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जो वैश्विक वातावरण है, कब जिस देश पर हम निर्भर करते हैं कब वो अपने हाथ पीछे खींच ले,
तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए बहुत बेहतर है कि हम अपने आप को ही आत्मनिर्भर बनाएं और विश्व में कहीं कुछ भी हो, कोई हमारे साथ खड़ा हो तो ठीक, ना खड़ा हो तो ठीक, हम अपनी जो दिशा में काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल। कुलदीप जी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद इस तरह की चर्चाएं थी कि भारत को धमकी मिल रही है परमाणु बम की और ब्लैकमेलिंग, इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी। और आज खुद मोदी जी ने जब बोला है कि हम इस तरह की धमकियों से नहीं डरते, हम ब्लैकमेलिंग से नहीं डरते, तो क्या ये इशारा करती है आत्मनिर्भर भारत की ओर? बिल्कुल। देखिए, आपको पहले भारत का जो व्यवस्था है, भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, भारत की जो संस्कृति है, यही वो चीज़ है जो तमाम इतिहास में आपने देखा होगा, इतनी घटनाएं भी, मुगल आए, तमाम लोग आए, अंग्रेज आए, लेकिन भारत को विखंडित नहीं कर सके। भारत आज एकजुट है, तो ये भारत की संस्कृति है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, इतना पहनावा, हमारा खान पान भी अलग अलग प्रकार का है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है संगठित है। तो ये भारत की परंपराएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, जिनमें भारत का एकजुट है। और एक राष्ट्र के रूप में जो भारत का चिंतन है, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2013 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उनका एक भाषण था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और अगर हम उसको गौर करें तो इन 12 वर्षों में उनके जो प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल रहा है, इन 12 वर्षों में उन्होंने कई चुनौतियां झेली और देश को भी उन्होंने, अकेले ही नहीं, उन्होंने देश को भी शामिल किया। हमने कोरोना देखा, कोरोना से हम किस तरह से बाहर निकले, ये दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा आश्चर्य रहा है। ठीक है, जहां दुनिया के देश जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस तरह का क्राउड मैनेजमेंट हमारे भारत में है, क्योंकि कुंभ जैसी व्यवस्था, एक धार्मिक आयोजन भारत में होता है। और आप देखिए कि इस बार 56 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो और इतना शांतिपूर्वक तरीके से चीज़ें रही, तो ये भारत है। और आज जिस तरीके से, क्योंकि ये आज से नहीं, कई यूरोप के देशों का एक नेचर रहा है कि उन्होंने, एक दौर ऐसा था जब भारत तीसरी दुनिया के रूप में देखा जाता था। ठीक है, यूरोप के लोगों को भारत के लोग, क्योंकि हमारा पहनावा, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा भोजन, उनके लिए लगता था कि ये एक थर्ड पार्टी है, थर्ड ग्रेड है। ठीक है ना, हमारे स्तर को वो बड़ा पिछड़ा हुआ देखते थे। लेकिन भारत ने जिस तरीके से आज आगे बढ़ा है, भारत को, भारतीयों को भारत की पहचान, उनकी पहचान और उनके आत्मबल को जो याद दिलाया गया, और वो चीज़ें जिस तरीके से आज आगे बढ़ी हैं, तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बातें निकल करके आई, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में एक शोधार्थी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सिर्फ इसी चीज़ पे, रक्षा को लेकर के उनका शोध रहता है। और उन्होंने बाकायदा, वो अमेरिकन है, अमेरिका के होकर के उन्होंने भारत के सिंदूर पर की प्रशंसा की है, और अपने देश पर, अमेरिका पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अमेरिका को इससे सीख लेना चाहिए। और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये अब तक का दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन रहा है। ठीक, तो एक ऐसा देश जो कूटनीतिक रूप से आप आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका क्या कर रहा है, टैक्स उसने 50% से ज़्यादा हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया है। उस देश के नागरिक, उस देश के बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन है, हालांकि हमारे देश में इस चीज़ को लेकर के आवाज़ें उठती रही हैं, ये क्षणिक राजनीतिक लाभ को लेकर के चीज़ें उठती हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ देश की बात होती है वहाँ इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक विदेशी नागरिक, एक विदेशी विद्वान ये बात कह रहा है, तो कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा। कहीं ना कहीं भारत के लिए उपलब्धि है कि आप बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज जाने जा रहे हो बिल्कुल अपने ऑपरेशंस के जरिए। भसीन जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, समय समय पर चुनाव यहाँ पे होते हैं, और पिछले कुछ समय से एक बात उठती है अवैध घुसपैठ की। आज मोदी जी ने भी अवैध घुसपैठ के बारे में बोला। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जब अवैध घुसपैठ की बात की थी, उन्होंने कहा था कि डेमोग्राफी मिशन को भी अब लॉन्च करने जा रहे हैं वो, तो ये अवैध घुसपैठ किस ओर इशारा था? देखिए, जो आज उन्होंने कहा है कि जो डेमोग्राफी का मामला है, ये एक बहुत ही हमारे लिए सावधानी का मसला है, और इसके प्रति उन्होंने पूरे देश को जो है सावधान भी किया है। अगर हम देखें तो हमारे ऊपर जो कई प्रकार के हमले हो रहे हैं, उसमें से एक प्रकार का हमला भारत में होने वाली जो अवैध घुसपैठ है वो अपने आप में है। अन्य देशों के लोग हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं और फिर स्थान पर फैल करके अलग अलग क्षेत्रों की जो डेमोग्राफी है उसको भी अपने आप में बदल देते हैं। और डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो निश्चित तौर पर किसी भी देश के लिए बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि ये उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम उत्तराखंड में रहते हैं
और उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ की बातें हमारे सामने कई बार आती हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील भी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो सीमाओं से लगा हुआ है, अगर विदेशी लोग जिनका कोई भारत के प्रति प्रेम नहीं है वहाँ रहेंगे तो भारत को किसी प्रकार का भी यह नुकसान कर सकते हैं, एक बात। दूसरा क्या है कि जब कभी इस प्रकार का आबादी का संतुलन हो जाता है तो उसका सीधा सीधा राजनीतिक तौर पर भी असर पड़ने लगता है। एक बाहरी विचार को लेकर के लोग जो आए हैं वो देश के हित की बात कभी नहीं करते, उनके जो लॉयल्टीज़ हैं वो अपने आप में भारत के प्रति नहीं होती, तो उस दूसरे प्रकार का नुकसान करते हैं। इसके अलावा भारत के संसाधनों पर भी उनका प्रयोग करने लगते हैं, जो चीज़ें भारत के नागरिकों के लिए हैं उसका उपयोग पूरी तरह से करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ नेता जो है वो इस प्रकार की घुसपैठ को बढ़ावा भी देते हैं और जब कोई सरकार एक्शन लेती है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है, उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बात कही है और उन्होंने जो बड़ा मिशन चलाने की बात की है, निश्चित तौर पर वो देश के लिए बहुत हितकारी होगा। लेकिन इसमें सब बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जितने भी मसले हैं उसमें प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का भी आह्वान किया है कि हमको विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी भूमिका भी रहने वाली है। तो ये जो घुसपैठ का मसला है इसमें भी अपने आप में एक नागरिकों की जो जागृति है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में भी कहा है। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है अवैध घुसपैठ को रोकना कितनी बड़ी चुनौती है इस समय देश के पास? और क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि अब डेमोग्राफी मिशन वो करने जा रहे हैं, तो ये मिशन से आप क्या समझे हैं, कैसे इसको रोका जाएगा? देखिए, भारत की सीमाएं एक तरफ तो आधा जो भारत है वो समुद्र से घिरा हुआ है और बाकी जो शेष भारत है, जो उत्तर पूर्व का पश्चिम का क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें हिमालय जो हमारा वर्षों से हमारे देश की एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। ठीक, जो भूतल वाला स्थल है, कई बार हमने देखा कि इस तरह की चुनौतियां चाहे बांग्लादेश के साथ रही हों, जो सीमा विवाद रहा है, म्यांमार के साथ जो सीमा विवाद रहा है, नेपाल के साथ हमारी खुली सीमा है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे संबंध रोटी बेटी के रहे हैं। ठीक, पाकिस्तान के साथ एक बड़ी सीमा लगती है, उधर अब चूंकि अक्साई चीन वाला इलाका भी है तो वो इलाका भी चीन के पास है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज भारत का हिस्सा है लेकिन वो अब चीन के पास है जो पाकिस्तान के उससे चला गया। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ से, और हमने चूँकि जो वर्ष 1999 में जो घुसपैठ हुई थी जिसमें कारगिल जिसकी परिणति है, तो वो तमाम सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और ये जो तमाम जगहें हैं वो जगह ऐसी भी हैं, देखिए भारत की एक सीमा जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ भी भारतीय सैनिक हैं। एक जगह ऐसी है कच्छ का रण हो, चाहे राजस्थान के क्षेत्र की बात करें, जहाँ 40 माइनस से यहाँ +40 डिग्री टेम्परेचर, माना एक तरफ एक्सट्रीम कोल्ड है, हार्ड कांप जमा देने वाली ठंड है, तो एक तरफ जला देने वाली गर्मी है। ठीक है, तो इन जगहों पर सीमा की सुरक्षा हमारे प्रहरी कैसे कर रहे हैं? ठीक, और इन जगहों को कैसे हम पुख्ता कर सकते हैं? क्योंकि जो लोग आ रहे हैं ये सिर्फ ये भारत में आ रहे हैं, इसके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। ठीक, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जो भारतीय राजनीति में जो वोट बैंक वाली बात निकल करके आई है ना, कि हमने अपना वोट बैंक में हम क्या करते हैं, हम अपनी जमा पूंजी रखते हैं ना, तो उनकी जमा पूंजी उस वोट बैंक को उन्होंने तैयार किया है। वो वोट बैंक आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और ये बड़ी चीज़ है कि अगर प्रधानमंत्री देश की प्राचीर से इस बात को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं, तो इसके कहीं ना कहीं जो दूरगामी परिणाम निकल कर के आएंगे, इसमें देशवासियों को भी सहयोग करना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए, है ना, जो घुसपैठ निकल कर के आ रही है। क्योंकि यहाँ फिर मैं मैं दूसरे तरीके से ये भी देखता हूँ कि जो दुनिया के देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, ठीक है, तो वो हमेशा इस प्रयास में रहते हैं, वो उस तरह का इकोसिस्टम तैयार करते हैं ताकि भारत में ये घुसपैठ होती रहे, ताकि ये व्यवस्था चरमराती रहे। आज भले हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सवाल पूछ सकें, ठीक है, लेकिन अनुशासन होना भी ये जरूरी है। और अगर हमारे समाज में, हमारे देश में अराजकता आ जाएगी, ठीक, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, ये तो विघटित हो जाएगा ना। तो उस दिशा में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना ये बना रहे,
आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए, भारत सबसे पहली मस्जिद भारत कहाँ, केरल में बनी। पारसी आए, भारत ने शरण दी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने सिर्फ हिंदुओं को लेकर के कोई बात कही हो, ठीक है, भारत ने सबको अपनाया, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, ठीक है ना। यहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सारे लोग रहते हैं। लेकिन ये राजनीति की ही ये एक खामी ये भी है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हम इन चीजों को पृथक करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देश संगठित हो रहा है, एक उनको लगता है, देशवासियों को ये लगता है कि उनका जो नेतृत्व है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो उनको मिला है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग देश का ऐसा है, युवाओं का ऐसा है जो उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। उनको लगता है कि अगर मोदी ने कहा है, मोदी कह रहे हैं तो मोदी करेंगे। बिल्कुल, युवाओं से ही आपने एक बात कही भसीन जी, आज मोदी जी ने ये बोला है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, रोजगार का मुद्दा हमारे देश में काफ़ी चरम पर है, और अब ऐसा कहा गया है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी युवा नौकरी करते हैं तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर 15,000 रुपये सरकार देगी, कंपनी को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये फैसला कैसे देखते हैं आप इसे? माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले काफ़ी समय से युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, और उसी के चलते जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी कहा गया है कि कौशल विकास को हम प्राथमिकता दें। और कौशल विकास की बात करते समय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम विश्वविद्यालयों में वो शिक्षा पढ़ाएं जिसकी बाज़ार में आवश्यकता हो, इंडस्ट्री और एकेडमिया ये मिल करके जो है उसका तय करें। उसी क्रम में उन्होंने तब भी कहा था कि हम इंटर्नशिप के लिए एक बड़ी भारी योजना भी चल रही है देश के अंदर, जिसका फ़ायदा देश के लाखों युवाओं को मिल रहा है। उसी क्रम में आज जो उन्होंने एक नई घोषणा करी है जिसमें कि करीब 3 करोड़ युवाओं के लिए जो है रोज़गार की बात कही गई है, और 1 लाख करोड़ जो है रोज़गार पैदा करने की बात जो हुई है, वो अपने आप में इसी क्रम में है कि जो आपने बात कही कि अगर कहीं भी रोज़गार सृजित होता है और हमारा युवक जाता है तो उसको भी 15,000 की राशि प्रदान की जाएगी। और ये अपने आप में एक बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि इससे युवा शक्ति को भी ताकत मिलती है, उसकी जो एक अपने आप में ऊर्जा है वो देश के काम में आती है। और युवाओं के प्रति उन्होंने ये भी कहा है कि वे इनोवेटिव काम करें, क्योंकि केवल हम सामान्य नौकरी लेकर काम नहीं करने वाले। आज हम चाहते हैं कि हमारा युवा जो है केवल नौकरी के लिए ना दौड़े, बल्कि नौकरी देने वाला बने। इसीलिए स्टार्टअप की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो ऐसे में जो नया एक दौर भारत में शुरू हुआ है, उसमें आज हमारा युवक जो है वो दुनिया के अंदर अपने टैलेंट से स्थापित हो रखा है। भारत में भी लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और नए इनोवेशन से भी हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नई जो खोज है, जो नया तौर तरीका है, उसके संग काम करने से हम दुनिया की दौड़ में आगे रह सकते हैं, और वो काम युवाओं से होने वाला है। कुलदीप जी, देश के 79वें आज़ादी के साल में प्रवेश करने पर देश के प्रधानमंत्री का लाल किले से एक ऐसा भाषण देना जिसमें कई सारे ऐसे ऐलान हैं जो देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएंगे, आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा इस भाषण का? संक्षेप में बताइएगा। देखिए, जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही है उसमें रक्षा भी है, उसमें अर्थव्यवस्था भी है। देश सुरक्षित होगा तो देशवासी सुरक्षित होंगे, देशवासी सुरक्षित हो, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक। और इन दोनों के बीच में वो तमाम सारी बातें हैं, चाहे वो उन्होंने स्वास्थ्य की बात की कि देश के मोटापा बढ़ रहा है। सो देखिए, ये समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री कहाँ तक देख रहे हैं कि लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, वो स्वस्थ हों, उस दिशा में भी उन्होंने बात कही है। और देश सामाजिक रूप से हम इकट्ठे रहें, उसकी दिशा में भी हमने बात कही है। विदेशी चुनौतियों को लेकर के हमें सजग रहना है, उस बारे में हमने बात की है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इसमें महसूस करी कि आज उन्होंने खुले मन से संघ को लेकर के एक बात कही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर के। आज़ादी के बाद से देश जितना आगे बढ़ा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में रहा हो, विज्ञान के क्षेत्र में रहा हो, लेकिन इस देश को संगठित करने में, सामाजिक रूप से संगठित करने में आरएसएस की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि आरएसएस आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है, ठीक है ना। आप उससे सवाल कर सकते हैं, आप उनके प्रति आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप संघ को इग्नोर नहीं कर सकते। और यह बात प्रधानमंत्री समझते हैं, और यही वजह है कि आज जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं संघ को, तो उन्होंने उस बात को भी उन्होंने वहाँ पर कहा है, ठीक। तो ये एक संपूर्ण भारत को लेकर के, मतलब आप हमारे पक्ष में हैं उसको भी, और आप हमारे विपक्ष में हैं उसको भी लेकर के आगे बढ़ने की बात आज के भाषण में थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आपने इस विशेष चर्चा में प्रतिभाग करके एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दी है।
तो आज लाल किले से की गई बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें, वो ऐलान जो देश को आगे ले जाएंगी। अब देश की जनता को इंतजार है उन सभी ऐलानों का जमीन पर उतरकर देश को आगे बढ़ने का। एक बार पुनः आपको 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।